सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम नोट्स के बीच बीच में आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी करवाते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। ठीक है, तो इसलिए आज हम प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम आप लोग को 12 प्रश्न करवाएंगे और फिर अगले वीडियो में 13, कुल 25 प्रश्न करवाएंगे। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य के संबंध में दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, या प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता होती है। वह दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों को निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ईवीएस में यही है, जहां अवसर प्रदान करे, अपॉर्चुनिटी दी जाए, वही उत्तर अधिकतर सही होने के चांस होते हैं। तो दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन घ सही है। दत्त कार्य में बच्चों को सूचना खोजने, मतलब उन्हें हर चीज़ स्वयं से करने के लिए अवसर प्रदान किया जा रहा है, और फिर उसके बाद अपने विचारों को निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान कर दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, बच्चा खुद ही करेगा तो वो समझेगा, है ना, और सोचेगा। तो सबसे अच्छा आंसर यही है, घ। और सेकंड देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो आप बताइए कि क्या किया जा सकता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में? उसके कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। घ बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो क्या है, इसका आंसर होगा बच्चों को स्वयं सीखने की योग्य बनाए। मतलब ऐसा करना चाहिए कि बच्चा स्वयं सीखे, अवलोकन कौशलों का पैना करने के लिए। ठीक, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन की बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किए जा सकते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चा खुद अपने परिश्रम से और अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करता है, तो वो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होता है ना। और अतः इससे बच्चे में स्वयं सीखने की प्रबल क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए सबसे सही आंसर है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। बस आप इसके शब्दों को समझ जाइए तो आप आंसर इसका बहुत आराम से दे पाएंगे। जब आप शब्द नहीं समझ पाएंगे तभी आंसर नहीं दे पाएंगे। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हा पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही। इसका कारण हो सकता है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, है ना। यह जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। जलते हुए ईंधन के धुएं से एलर्जी होगी। तो क्या सही है? हमारे हिसाब से खा भी सही है, गा भी। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर जो कि उसके श्वसन नली में जम जाती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं ही कार्बन मोनोऑक्साइड है जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। लेकिन एनसीईआरटी ने गा सही माना है, तो आप गा के साथ जाएंगे। लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन के प्रयोग करने या जलने से उसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर यह लगातार प्रयोग किया जाए तो हमारी श्वसन नली में जमा हो जाती है, जिसके कारण अनेक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा भी निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन के प्रयोग की वजह से क्या हो जाती है, उसके श्वसन नली में काला धुआं, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहा जाता है, जम जाती है। तो इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा खांसी आती है और कई बीमारियों से वो ग्रसित हो सकती है। तो गा सही है। ठीक, अगला देखिए। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए? ऐसा तो नहीं। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। उन्हें आनंद उठाना चाहिए या फिर उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि कोई उनके प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। अब बच्चे टीचर के साथ घूमने गए हैं तो अभिभावक से क्यों पूछें? सबसे सही आंसर, इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, उसके लिए माफ़ करिएगा। गा सही है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ उन्हें अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। मतलब आपस में बातचीत करना चाहिए कि मैंने ये देखा, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे किसी विद्यालय ने क्या हुआ, किसी विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। तो भ्रमण के दौरान बच्चों को निम्न अपेक्षाएं रहेंगी। वह पूरे ध्यान से अवलोकन करें तथा संबंधित स्थानों के बारे में जानें और प्रश्न करें। अन्य शिक्षकों और बच्चों के साथ उस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक जगह है। ठीक है। रानी अपने घर के कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों का छिलका और सूखे पत्ते। और जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग अलग किया: दुर्गंध है या दुर्गंध रहित, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। तो इसका क्या है, बी सही, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। रानी ने रानी है ने अपने घर का कूड़ा 2 ढेरियों में इसलिए अलग अलग करती है जिससे वे अपघटित होने वाले कूड़ों को पहले वाली ढेरी तथा अपघटित न होने वाले कूड़े को दूसरी वाली ढेरी में रखा है। क्योंकि केले का छिलका, सब्जियों का छिलका, सूखी पत्तियां अपघटित हो सकती हैं, लेकिन जैम की बोतल, सॉस की बोतल, ये सब क्या अपघटित नहीं हो सकती। तो इसका आंसर खा सही है, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम से सो जाएं। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चों को पाठ रोचक लगे और वह मन लगाकर रुचि से पढ़ने लगे। तो क्या करेंगे? पाठक को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित पाठ को बहुआयामी पद्धति का और श्रव्य सामग्रियों को प्रयोग करेंगे। ठीक है, इससे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7वां, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। चिड़ियाघर में उन्हें जो कुछ मिस्टेक हो गई है, ये वाले प्रश्न को हम फिर से करवा देंगे। प्रश्न नंबर 8वां करते हैं।
बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना का ख कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना या बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो कौन सा सही होगा इसमें सही होगा घ। बीज बोने, जब बीज बोया जाएगा फिर अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन मतलब देखेंगे और फिर उनका चित्र बनाने की गतिविधियों से स्पष्ट हो जाएगा कि बीज अंकुरण की अवधारणा किस तरह होता है। ठीक है, तो घ सही है। इससे बच्चे अच्छे से समझ सकेंगे। और अब देखिए अगला, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिससे लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? स्कर्वी और एनीमिया या एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया या मोटापा और स्कर्वी। तो उन्हें कौन सी बीमारी हो सकती है? उन्हें मोटापा और एनीमिया। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है और मोटापा, कोई पौष्टिक चीज़ें लोग नहीं खा रहे हैं इसलिए इनको ये बीमारी हो जाती है। ये दोनों लौह चीज़ की कमी हो जाती है और खाना, इसी वजह से खाना जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और एनीमिया हो सकता है। जिस तरह के लोग दोनों खाना खा रहे हैं तो कुछ चीज़ों से लौह की कमी हो जाती है, क्योंकि कोई चीज़ सब्जी वब्जी तो जा नहीं रहा इनके अंदर, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और जिससे एनीमिया हो जाएगा। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो क्या सही है? नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। जो नमकीन पानी का घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए नींबू तैरता रहता है। ठीक है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि मतलब सुरक्षित रखे जा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, इनकी बस लैंग्वेज समझ जाइए। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाती है। तो क्या इसमें कौन सा सही है? कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर से बाहर रखे रहने की अपेक्षाकृत अगर अधिक समय तक आप उसे ठीक रखना चाहते हैं तो उसे फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि इसके कारण कम तापमान पर चावल को खराब होने का डर भी नहीं होता और रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, या रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या रक्त में मच्छर के लार्वे। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो क्या होता का सही है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, जब ये उपस्थित होता है रक्त में तब इससे पहचाना जाता है कि इनको मलेरिया हो गया है। रक्त की जांच करते समय अगर ये चीज़ें हैं तो उससे पता चलता है कि इनको मलेरिया हुआ है। आज के लिए 12 क्वेश्चन करवाए हैं, अगले वीडियो में हम आगे का करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।